आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम मुगल वंश। ठीक है, लास्ट जो था हमारा, जो फिनिश हुआ था, वो हमने लोधी वंश फिनिश किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना मुगल वंश। मुगल वंश का जो संस्थापक था, तो आप सबको पता है, बाबर था। ठीक है, तो लिखते हैं फिर। इसका टाइम पीरियड जो रहेगा आपका 1526 से लेकर 1857 तक रहेगा। ठीक है, संस्थापक मुगल वंश का तो था जहीरुद्दीन महमूद बाबर। ठीक है, ये इसका पूरा नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब बाबर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी, फरगना में। ठीक है, कहाँ है ये है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अब ये जो था बाबर, ये तैमूरलंग का पांचवा वंशज था, जो कि इसका पितृपक्ष से था, और मातृपक्ष से ये चंगेज खान का 14वां वंशज था। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। बाबर तैमूरलंग कौन सा था? पांचवा, पांचवा वंशज था। ठीक है, ये किस तरफ से था? ये था इसका पितृपक्ष की तरफ से, मतलब पिता के पक्ष से। ठीक है, और माता की तरफ से ये था चंगेज खां 14वां वंशज। ठीक है, ये था मातृपक्ष की तरफ से। ठीक है, तो ये दोनों की तरफ से था शासक। तैमूरलंग की तरफ से माने तो पांचवा था, और चंगेज खां की तरफ से माने तो ये 14वां था। ठीक है, और ये तैमूरलंग पितृपक्ष पक्ष था, और ये चंगेज का मातृपक्ष था। तो स्टार्ट करते हैं हम बाबर के बारे में। तो इनका जन्म की बात हो गई है कि 14 फरवरी को कहाँ हुआ था? फरगना नामक स्थान पे हुआ था। इनकी माँ जो थी, इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार बेगम। ठीक है, तो माँ का नाम बाबर की माता का नाम। ठीक है, वैसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो है कुतलुग निगार बेगम। अब बात करें इनके पिता की, पिता का नाम बाबर के, तो ये था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा। अब 1949 में क्या होता है कि इनकी माता जो होती हैं, नहीं सॉरी, 1949 में 11 वर्ष की आयु में क्या ये फरगना का शासक बनता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए कि 1949 में 11 वर्ष की उम्र में कहाँ का शासक बनता है? फरगना का, फरगना का शासक बना। और 1949 से लेके 1502 तक इसने समरकंद नामक स्थान पे शासन किया था। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि 1494 से लेके 1502 ईस्वी तक कहाँ पे शासन किया था? तो समरकंद, एक मिनट, समरकंद नामक स्थान पे। ठीक है,
स्थान पर शासन किया। पंद्रह सौ चार ईस्वी में काबुल और कांधार पे अधिकार कर लिया था किसने? बाबर ने। काबुल और कांधार पर अधिकार कर लिया। और फिर यहाँ पे अधिकार करने के बाद, है ना, क्या किया था इसने? एक उपाधि धारण करी थी, या फिर इसके आगे लिख लेते हैं। 1507 ईस्वी में बाबर ने किसकी? एक तो बादशाह कह लीजिए या फिर बादशाह कह लीजिए, ठीक है, की उपाधि धारण करी थी। उपाधि धारण की। ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि क्या कहते हैं, बाबर ने काबुल और कांधार पे जब अधिकार किया था तब कौन सी उपाधि धारण करी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि इसने उपाधि किस युद्ध के बाद या किस युद्ध के दौरान धारण की, ठीक है। फिर आगे बात करें तो 1519 ईस्वी में बाबर जो है प्रथम आक्रमण करता है अपना, कहाँ पे? बाजौर नामक स्थान होता है, और यूसुफ जई जाति पर ये आक्रमण करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका पहला आक्रमण जो रहता है, तो इसका पहला आक्रमण लिखिए, पहला आक्रमण कब? 1519 में। किस पे करता है? दोबारा से लिख देते हैं। बाजौर नामक स्थान पर स्थान पर यूसुफ जई, ठीक है, जाति पर आक्रमण करता है, ठीक है। और फिर इसका जो दूसरा आक्रमण रहता है वो आप लोगों को पता ही है, पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है। इस आक्रमण के बाद जो इसका पहला आक्रमण होता है, इस आक्रमण के बाद ये कौन एक किले पे अधिकार करता है? कौन सा किला होता है? वो होता है मेहरागढ़ का किला, ठीक है। बहरागढ़ का किला, बहरागढ़ किला पर अधिकार करता है, ठीक है। और इसी युद्ध में ये अपना तोप बारूद का यूज करना स्टार्ट कर देता है ना। और फिर ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो होगा वहां पे भी तोप और बारूद का यूज करेगा। 1520 और 21 में भी ये 3 आक्रमण करता है, पहला सिंध, कश्मीर, ठीक है। और वहां पे उस टाइम पे कौन? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, ठीक है, जो कि इसको आमंत्रित करता है भारत में आने के लिए और युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए कि 1520 और 21 में 3 आक्रमण रहते हैं इसके, किस किस पे? सिंध और कश्मीर, ठीक है। इस टाइम पे जब ये आक्रमण होते हैं तो उस टाइम पे कौन शासक था? उस टाइम पे था शासक दिल्ली में लोधी वंश, ठीक है। तो दिल्ली में लोधी वंश, लोधी वंश में कौन? इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी,
ठीक है। अंतिम शासक था लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। और कौन था? दौलत खां लोधी। दौलत खान लोधी। ने, ये ने है, मे नहीं है, ठीक है। ने बाबर, बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। करने के लिए आमंत्रित किया। और फिर ये दिल्ली आता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसका युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। कब होता है? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। पहले तो ये लोग आमंत्रित करते थे, ठीक है, उसके बाद फिर इनसे युद्ध होता था। अब ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो होगा वो किस किस के बीच में होगा? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ठीक है। फिर इसी युद्ध में क्या करता है ये बाबर? इसी युद्ध में तुलग तुलग तुलगमा नामक युद्ध नीति अपनाता है। तुलगमा, ठीक है। युद्ध नीति अपनाता है। और इसमें ही क्या, इस नीति में क्या था कि तोप खाने का यूज करता है, जिसमें 24 तोप होती हैं। और इसके पास सैनिक कितने होते हैं? सैनिक होते हैं सिर्फ 15,000। इसके पास बहुत कम सैनिक होते हैं। और ये कहते हैं कि इस तोप के कारण ही मतलब इस युद्ध को जीत पाता है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए आप आगे, या तो ये कह लीजिए, या फिर इसका नाम था दूसरा उस्मानी या रूमी विधि, ठीक है। इसमें ये तोप खाने का यूज करता है। कितनी तोपें होती हैं इसके पास? 24। और सैनिक कितने होते हैं? 15,000 सैनिक होते हैं, ठीक है। अब आगे, इस युद्ध के बाद जब ये युद्ध होता है ना पानीपत का, तो इसमें बाबर की जीत होती है। और इस जीत के उपलक्ष्य में बाबर क्या करता है? काबुली बाग और मस्जिद का निर्माण कराता है, ठीक है। और इस जीत के बाद ही ये काबुल और कांधार में चांदी के सिक्के चलवाता है, जिसके बाद काबुल की जनता जो होती है वो इसे कलंदर की उपाधि देती है। किसे? बाबर को, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए कि पानीपत पत के युद्ध के बाद बाबर कौन सी मस्जिद होती है? काबुली मस्जिद, नहीं काबुली बाग है, ठीक है। काबुली बाग और मस्जिद का निर्माण कराता है। मस्जिद का निर्माण कराता है। और काबुल और कांधार में चांदी के सिक्के चलवाता है। चांदी के सिक्के चलवाता है, ठीक है। जिसमें काबुल की जनता
जनता इसे कलंदर की उपाधि दी थी। ठीक है, कलंदर की उपाधि दी। तो देखो एक उपाधि इसकी ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है कि कलंदर की उपाधि इसने किस युद्ध के बाद धारण करी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे हम बात करें कि जो इब्राहिम लोदी था, ठीक है, वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया था। तो इसकी बात कर ले रहे हैं, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड कि इसी ने, इब्राहिम लोदी ने, एक मिनट, ठीक है, अभी एक मिनट इसको यहीं रोकते हैं ना। इब्राहिम लोदी, चलिए कोई बात नहीं है। फिर बाबर का ये कौन सा युद्ध हो गया, बाबर का ये होगा पहला युद्ध। ठीक है, जो इसके इंपॉर्टेंट युद्ध है वो हम याद रखेंगे। फिर होगा, अभी यहाँ पे थोड़ी लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर होगा इसका दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा है, दूसरा युद्ध होगा इसका खानवा का, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है, ये होता है 1527 में। किस किस के बीच में, राणा सांगा और बाबर। अब जीत किसकी होती है, बाबर की यहाँ होती है जीत। ठीक है, इस जीत के बाद ये एक और उपाधि धारण करेगा, कौन, बाबर। और वो कौन सी होगी, वो होगी गाजी। ठीक है, गाजी की उपाधि। फिर तीसरा युद्ध होगा इनका, वो होगा चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और ये होता है आपका 1528 में। किस किस के बीच में, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। यहाँ भी क्या, इसकी जीत होती है बाबर की। ठीक है, फिर चौथा युद्ध जो होता है आपका, वो होता है घाघर का युद्ध। घाघरा का युद्ध, ठीक है, ये वही लगातार होते हैं चारों युद्ध। ये होगा 29 में। और ये किस किस के बीच में होगा, बाबर और महमूद लोदी के बीच में, और बाबर। और यहाँ भी क्या, इसकी जीत होती है बाबर की। ठीक है, इस घाघर का युद्ध जो था, या घाघरा का युद्ध, इसके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। ठीक है, ये घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा युद्ध है जो दल जल और थल दोनों जगह लड़ा गया। तो ये आपको याद रखना है कि ये है घाघरा का युद्ध। ठीक है, और 1530 में क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं कि 1530 में बाबर की
मृत्यु हो जाती है। देखो, ये जो पॉइंट हमने यहाँ जगह छोड़ी थी कि इब्राहिम लोदी यानी कि लोदी वंश ये प्रथम अफगान वंश था, याद रखना, प्रथम अफगान वंश था। ऐसे ही आगे आप पढ़ोगे द्वितीय अफगान वंश, तो ये पूछा जाएगा वहाँ पे द्वितीय अफगान वंश कौन सा था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है और बाबर को आगरा में आराम बाग में दफनाया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इसकी अस्थियों को काबुल में ले जाकर दफनाया जाता है, वहाँ पे इसका मकबरा बनता है, कहाँ पे, काबुल में, ठीक है। और ये कब होता है, कब दफनाते हैं काबुल में ले जाके, अकबर के शासनकाल में, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं कि 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है और फिर बाबर को आगरा के आरामबाग आरामबाग में दफनाते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में इसकी अस्थियां कहाँ पे, काबुल में, काबुल में ले जाकर इसका मकबरा काबुल में बना दिया गया, ठीक है। बना दिया गया। कब बनाया गया ये इसका मकबरा, तो ये बनाया गया था अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासन काल में बना, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट रहेंगी। अब हम आगे बात करें कि अकबर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, ये किसने लिखवाई थी, मतलब इसने लिखी थी, ठीक है। और इसका जो अकबर, हाँ, फारसी में अनुवाद हुआ था, ये अकबर के शासनकाल पे हुआ था, किसने किया था, अबुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। पहले तो यही कि बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा क्या था, तुझे ए बाबरी, ठीक है। भाषा कौन सी थी इसकी, तुझे के बाबरी की तुर्की भाषा थी, ठीक है। तो ये चगताई इस जाति का था, ये चगताई तुर्क भाषा में थी, ठीक है। अब इसी का फारसी अनुवाद किसने किया था, अबुल रहीम खान ए खाना, ये बैरम खां का बेटा था अबुल रहीम खान ए खाना, ठीक है। तो ये अकबर के टाइम पे होता है इसका फारसी भाषा में अनुवाद। अब आगे हम बात करें तो अगला शासक जो होगा मुगल सल्तनत का वो होगा हुमायूं, ठीक है। हुमायूं, इनका शासनकाल 1530 से लेके, पहले तो 1540 तक रहेगा, फिर बीच में गैप होगा और 1555 से लेके 56 तक रहेगा,
ठीक है। पूरा नाम इसका जो होता है वही ये होता है, नजरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, तो क्या है पूरा नाम? नसरुद्दीन हुमायूं। इनका जन्म हुमायूं का होता है 1508 में, 1508 ईस्वी में। कहाँ पे? काबुल में। ठीक है। अब बाबर के क्या होते हैं? बाबर के 4 पुत्र होते हैं, हुमायूं, कामरान, आस्करी और हिंदाल। ठीक है, उसमें ये अपने जो पूरा राज्य होता है इसका, वो इन चारों में डिवाइड करता है। तो हुमायूं को मिलता है दिल्ली और आगरा, कामरान को मिलता है काबुल कांधार, अस्करी को मिलता है संभल और हिंदाल को मिलता है अलवर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इस वाले पॉइंट को, इसको हटाते हैं कि बाबर के 4 पुत्र हैं। ठीक है, पहला हुमायूं, दूसरा कौन है? कामरान, तीसरा तीसरा है अस्करी, और फिर चौथा होता है हिंदाल। ठीक है, इनमें ये अपना पूरा राज्य डिवाइड करेगा, तो दिल्ली और आगरा जाते हैं इसके पास, दिल्ली और आगरा। इसके पास जाएगा काबुल कांधार। ठीक है, इसके पास जाएगा संभल, और इसके पास क्या जाएगा? इसके पास जाएगा अलवर। ठीक है, तो फिर इस तरीके से हुमायूं जो होता है वो दिल्ली का अगला शासक बनता है। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ते हैं कि हुमायूं का जो प्रथम आक्रमण होता है वो होता है कालिंजर। ठीक है, कालिंजर अभियान होता है इसका, और फिर यहाँ पे उस टाइम पे शासक होते हैं रुद्रदेव। ठीक है, फिर 1532 ईस्वी में हुमायूं ने जूनागढ़ का किला पे आक्रमण किया। ठीक है, या जूनागढ़ पे आक्रमण किया, उसको जीतता है, जिसे हम कहते थे पूरी भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है, फिर 1532 में, या फिर हाँ 1532 में किस पे? देवरिया पे इसका आक्रमण होता है, महमूद लोदी को ये हराता है। ठीक है, 1533 में ये दीनपनाह पुस्तकालय जो होता है ना उसकी स्थापना करता है, और 1535 में ये जूनागढ़ का किला या चुनार का किला जीतता है। ठीक है, तो यहाँ तक पहले हम नोट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला आक्रमण या प्रथम आक्रमण। प्रथम आक्रमण कब होता है? 1531 में। कहाँ पे? कालिंजर, या फिर इसको कह लीजिए कालिंजर जीतता है ये। ठीक है, फिर उसका द्वितीय या दूसरा आक्रमण जो होता है इसका 1500 कब होता है? 32 में। कहाँ पर? 1532 में कहाँ होता है ये? चुनार को घेरा है। ठीक है, इसमें 1532 में। और फिर दोहरिया कह लीजिए, देवरिया कह लीजिए, दोहरिया का युद्ध होता है। ठीक है, दोहरिया का युद्ध हुआ, जिसमें ये महमूद लोदी की हत्या कर दी इसने, हुमायूं ने, और 1532 ईस्वी में चुनारगढ़ पर आक्रमण करता है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है ये? महमूद लोदी की हत्या कर देता है। ठीक है, फिर अगला आक्रमण जो होता है इसका, उससे पहले ये ना, ये 1533 ईस्वी में, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। दीन पनाह, दीन पनाह पुस्तकालय, पुस्तकालय की स्थापना स्थापना करता है। ठीक है, और फिर आता है आपका 1500 ,
1535 ईस्वी में। तब क्या करता है ये, तब ये चुनार का किला या चुनागढ़ का किला पे आक्रमण करता है या उसको जीतता है। ठीक है, चुनार का किला जीता। ठीक है, अब आगे बात करें हम, तो 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कब होता है ये, 26 जून, डेट 1539, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता किस किस के बीच में है, तो युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, तो हुमायूं और किसके, शेरशाह सूरी, इनके बीच में होता है। ठीक है, तो इस युद्ध में ये शेर शाह बोल दीजिए या इसको शेर खान बोल दीजिए, इसकी क्या होती है, ये जीत जाता है। ठीक है, और हुमायूं की हार होती है। फिर हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए इस युद्ध में एक नदी में कूद जाता है। ठीक है, वहां पे एक जो नाविक होता है वो इसकी जान बचाता है। उस नाविक का नाम क्या होता है, निजाम। और ये उस नाविक को एक वादा करता है कि अगर ये इसकी दोबारा से शासक बना दिल्ली सल्तनत का, तो ये उसे एक दिन के लिए राजा बनाएगा। तो फिर ये ऐसे ही होता है, बाद में निज़ाम को एक दिन के लिए राजा बनाता है और फिर वही उसी एक दिन में निज़ाम क्या करता है, लेदर या चमड़े के सिक्के चलाता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें आगे, यहाँ पे किसकी, इसकी जीत होती है। ठीक है, और ये हार जाता है। कौन सी नदी होती है वो जहाँ पे गिरता है, तो यहाँ लिख लीजिए हुमायूं जान बचाने के लिए कर्म नाश नदी में कूदता है। ठीक है, और निजाम नामक व्यक्ति उसकी जान बचाता है। ठीक है, उसकी जान बचाता है या उसकी जान बचाता है। ठीक है, फिर आगे हुमायूं निजाम को एक दिन का शासक बनाता है या बनाया। ठीक है, और फिर तब क्या करता है निजाम, कि निजाम ने लेदर या चमड़े के सिक्के चलाए। ठीक है, तो ये रहती है यहाँ पे इसकी कहानी। फिर आगे जब हुमायूं यहाँ से चला जाता है अपनी जान बचा के, तो ये जो जान बचाने के लिए हिंदू राजा जो होते हैं वीर सालुन के यहाँ पे जाके छिपता है। ठीक है, वहाँ पे जाता है और फिर वहाँ पे किसका जन्म होता है, वहाँ पे जन्म होता है अकबर का। 1541 में ही ना ये हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेता है और फिर जब जान बचाने के लिए वहाँ भागता है तो वहाँ पे अकबर का जन्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, बिलग्राम का युद्ध होता है या कन्नौज का युद्ध मान लीजिए, जिसमें शेरशाह सूरी के बीच में, मतलब इसी के हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। ठीक है, वहाँ पे हुमायूं फिर से हार जाता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि प्रथम अफगान वंश कौन सा था, लोधी। फिर द्वितीय अफगान वंश कौन सा होता है, सूरी वंश। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि फिर दोबारा से ये शेरशाह सूरी क्या है, द्वितीय अफगान वंश की स्थापना करता है। ठीक है, फिर 1541 में वही हमीदा बानो बेगम से इसकी शादी होती है। और कौन से राजा थे जहाँ पे ये छिपता है, वो थे वीर साल। कहाँ थे ये, अमरकोट के अमरकोट राजस्थान में। ठीक है,
तो 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन, ठीक है। और उसके बाद ये, हाँ, फिर जब ये वापस आता है तो एक युद्ध और होता है, उसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध, ठीक है, कब 1555 में। और फिर वहां पे सरहिंद के युद्ध में किसकी, हुमायूं की विजय होती है, और फिर सिकंदर सूरी वहां पे हार जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस युद्ध में क्या होता है, फिर दोबारा से मतलब मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और फिर इसकी यही जो दीन पनाह पुस्तकालय का ये निर्माण जो करता है या स्थापना जो करता है 1533 में, उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो बस इसके बारे में यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और ये जो हुमायूं था वो ज्योतिषी पे बहुत विश्वास रखता था। प्रत्येक दिन या फिर जब भी ये अपने दरबार में आता था तो अलग अलग कपड़े पहन के आता था, ठीक है। हुमायूं का मकबरा जो होता है वो हमीदा बानो बेगम बनवाती हैं, और 1562 में ये मकबरा कंप्लीट होता है। अब ये पूछ लिया जाता है कि ये मकबरा किसके मॉडल पे आधारित था हुमायूं का, तो ये था तैमूर लंग के मकबरे के मॉडल पे आधारित, ठीक है। तो तैमूर लंग का मकबरा कहाँ है, ये है समरकंद में, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो हमें इतना और लिखना है, तो आगे लिखते हैं कि 1540 में किसका युद्ध होगा, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। किस किस के बीच में होता है, ये होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी। यहाँ पे भी क्या है, हुमायूं हार जाता है और जीतता कौन है, शेरशाह सूरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान वंश की स्थापना करता है, ठीक है। आगे 1541 में हुमायूं की या हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ, ठीक है। और 1500, या फिर ऐसे लिखो पूरा, 15 अक्टूबर 1542 में, यानी कि अगले साल ही अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। इसके बाद तो यही सब रहता है। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट युद्ध रहेगा वो 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि 1555 में सर हिंद का युद्ध, ये किस किस के बीच में, हुमायूं और सिकंदर सूरी, ठीक है। इनके बीच में होता है। यहाँ पे कौन, हुमायूं की विजय होती है, ये जीत जाता है, ठीक है। फिर आगरा में पुनः मुगल काल का या मुगल काल की स्थापना होती है। फिर आगे दीन पनाह पुस्तकालय, दीन पनाह पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। एक दो पॉइंट ये, या हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था। ठीक है। प्रत्येक दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। ठीक है। अब बात करें हुमायूं का मकबरा। मकबरा तो कहाँ है इसका मकबरा, या किसने बनवाया था? बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। कब कंप्लीट हुआ था? ये यहाँ पर दाद सही से दिखनी है। ये होता है 1562 में पूर्ण। ठीक है। किसकी किसके मॉडल पे आधारित था? तैमूर लंग के मॉडल पर आधारित। ठीक है। अब इनका मकबरा की बात कर लें तो इनका मकबरा था समरकंद, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। तो ये होता है हुमायूं के बारे में कुछ। और एक और इम्पोर्टेंट कि हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा? ये लिखती है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखा। ठीक है। ये किसके? हुमायूं की बहन होती है गुलबदन बेगम। ठीक है। तो यहाँ रहता है ये हमारा हुमायूं। इनके बाद जो अगला शासक होगा वो सब आपको पता ही है कौन है। वो है अकबर। ठीक है। तो अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।